अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 3 बेहद डरावनी कहानियाँ। पहली 2 कहानियाँ हमें भेजी हैं प्रियंका नायक जी ने। उनकी भेजी हुई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आप हमारे चैनल पर अक्सर सुनते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रियंका जी की पहली कहानी से। हेलो, ओए तुझे पता है ना आज शाम को कहाँ जाना है? प्रतीक ने फ़ोन पर बात करते हुए आदित्य से कहा। हाँ यार, बिल्कुल पता है, और मैंने उस्मान और रोहित को भी बोल दिया है कि आज रात 9 बजे तक हम सब शहर के बाहर उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे मिलेंगे। आदित्य ने पूरा प्लान फिर से समझाते हुए प्रतीक से कहा। दरअसल प्रतीक, रोहित, उस्मान और आदित्य चारों बेस्ट फ्रेंड थे और अलग अलग जगह पर जॉब करते थे। तो आज बहुत दिनों के बाद उन चारों ने बाहर पार्टी करने का प्लान बनाया। रात के 9 बजे 2 बाइक पर वो चारों उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने खड़े थे। अरे यार, ये क्या बोर्ड लगा हुआ है? आदित्य ने कहा। अबे कुछ नहीं है यार, रुक मैं देखता हूँ। और ऐसा कहकर उस्मान उस बोर्ड पर लिखा नोटिस पढ़ने लगा। ये घर मेरा है, यानी कमला देवी चौहान का, और बिना मेरी इजाज़त के इसके अंदर पैर रखना भी मना है। अबे ये कैसी वार्निंग है यार? उस्मान ने नोटिस पढ़ते हुए ठहाका लगाते हुए कहा। अब आधे अधूरे मकान में थोड़ी ना किसी का कब्जा होता है, और हमें वैसे भी पूरी रात यहाँ कहाँ गुजारनी है, बस खा पी कर पार्टी करके चले जाएंगे। प्रतीक ने भी उस्मान की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, और वो चारों उस घर के अंदर चले गए। अरे यार, यहाँ तो सब गीला गीला हो रखा है, चल अपन सब दूसरे माले पर चलते हैं, रोहित ने कहा। हाँ चल ऊपर चलते हैं। फिर चारों लोग ऊपर दूसरे माले पर चले गए। उन चारों ने अपनी 2 बॉटल खोली और चिकन का पैकेट खोलकर पार्टी के मज़े लेने लगे। तभी उस्मान ने कहा, भाई मैं 2 मिनट में आता हूँ हल्का होके। और वो उन तीनों के बीच में से उठकर चला गया। उस्मान धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहा था कि तभी उसे नीचे दीवार से चिपका हुआ कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कौन है? उस्मान ने डरते हुए कहा। मैं कमला देवी चौहान, ये मेरा घर है और यहाँ बिना मेरी इजाज़त के कोई नहीं आ सकता। अरे आंटी माफ़ करना, आप हमें दिखी नहीं तो हम आपसे ज़रूर पूछ लेते, उस्मान ने फिर से मजाक करते हुए कहा। तो अब पूछ लो। और ऐसा कह के वो औरत उस्मान के सामने आ गई। उस्मान की आवाज़ गले में ही दबकर रह गई। वो औरत इतनी ज़्यादा भयानक थी कि कोई जिंदा इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस औरत ने उस्मान के सीने को फाड़ा, जिससे लबालब खून का फव्वारा निकल पड़ा, और उस्मान वहीं पे तड़प तड़प कर मर गया। करीब आधे घंटे गुजर जाने के बाद उस्मान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आया। अबे कितनी देर तक हल्का हो रहा था? आदित्य ने तंज कसते हुए कहा। उस्मान अपने सर को झुकाए हुए था और उसने बेहद ही डरावनी आवाज़ में कहा, मुझे भी चिकन खिलाओ। अबे तू हमको डरा क्यों रहा है? चिकन खाना है तो खा, ये ले। और ऐसा कहकर प्रतीक ने पूरा चिकन उसके आगे रख दिया और उस्मान उस चिकन को एक नवाले में निगल गया। ये देख के वो तीनों की हैरत की कोई सीमा नहीं रही। अबे तू सटक गया है क्या? ये क्या अजीब अजीब हरकत करके सबको डरा रहा है? तीनों ने डरते हुए कहा। मैं उस्मान नहीं हूँ, मैं कमला देवी हूँ, मी कमला देवी आहे। ये तू मराठी क्यों बोल रहा है बे? रोहित ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उस्मान ने अपना सर ऊपर किया तो तीनों के डर के मारे चीख निकल गई। उस्मान पूरा खून से लथपथ था और उसके गले से अभी भी खून बह रहा था। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर
उन तीनों के शरीर में जैसे खून दौड़ना बंद हो गया था। वो तीनों उस फ्लोर से नीचे को उतरकर भागने लगे कि रोहित का पैर एक चीज से टकराया, और जब उसने गौर किया तो देखा कि वो उस्मान की लाश थी। वो तीनों बाहर मेन गेट की तरफ भाग ही रहे थे कि प्रतीक को किसी ने पीछे से पैर से पकड़कर खींच लिया और आदित्य और रोहित के सामने उस्मान के रूप में जो कमला देवी थी, उसी ने उसके सीने को चीर दिया। ये देखकर उन दोनों के जिस्म को अगर काटो तो खून नहीं। वो जैसे तैसे करके गेट को खोल पाए, लेकिन उस आत्मा ने दोनों को अपनी ताकत से उठाकर उस बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। रोहित और आदित्य के हाथ पैर की हड्डियां तो टूट चुकी थी, उनको बहुत चोट आई थी। फिर भी जैसे तैसे दोनों किसी से मदद लेकर अपने घर गए। 15 दिन तक दोनों हॉस्पिटल में थे और उनकी हड्डियां टूट जाने के बाद दोनों व्हील चेयर पर आ गए। पता करने पर पता चला कि वो बिल्डिंग कमला देवी चौहान की थी, यानी जिस जगह पर वो बिल्डिंग बन रही थी उसकी थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और पति उसका पहले ही गुजर गया था। लेकिन उस जगह को शहर के किसी बड़े आदमी, जिसका नाम रणविजय था, उसने जबरन खरीद लिया था। लेकिन कमला देवी उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर एक रात रणविजय ने कमला देवी को और उसके दोनों बेटों को मारकर उनकी लाशों को उसी जगह गाड़ दिया था, जिसके बाद से उनकी आत्मा उसी जगह पर आज तक है। और उस जगह पर वो आधी अधूरी बिल्डिंग आज भी वैसे ही है, क्योंकि कमला देवी का कहना है कि ये जगह उसकी है और उसकी इजाज़त के बिना उसकी जगह पर आने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। उस सेठ रणविजय को भी कमला देवी ने बहुत बुरी मौत दी थी। आप लोग भी ध्यान रखना, नो एंट्री का मतलब नो एंट्री ही होता है। क्या पता वो प्लॉट, वो ज़मीन, वो जगह भी कमला देवी चौहान की हो। अब सुनते हैं प्रियंका जी की भेजी हुई दूसरी कहानी। आज विराज सालों बाद अपनी 5 साला बेटी नैना के साथ अपनी बीमार माँ को देखने मुरादाबाद जा रहा था। वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी लगभग 5 घंटे बाद टीसी उस बोगी में आया जिसमें विराज और उसकी बेटी थे। सुनो भाई साहब, अभी थोड़ी देर के बाद ट्रेन ज़ोर ज़ोर से 3 बार हॉर्न देगी और उसे सुनते ही तुम अपनी खिड़की और दरवाजे, लाइट सब बंद कर देना, क्योंकि ट्रेन एक टनल से गुजरेगी। लेकिन ऐसा क्यों? विराज ने हिचकते हुए पूछा। देखो बेटा, बस इतना कहूँगा कि अगर भूत प्रेत में यकीन रखते हो तो ये करना, टीसी ने कहा। भूत क्या होते हैं अंकल? उस मासूम बच्ची नैना ने टीसी की तरफ देखते हुए पूछा। बेटा, बस यूँ समझ लो कि ये बहुत बुरे लोग होते हैं। और ये कहते हुए वो आगे के डब्बों में यही वार्निंग देते हुए चला गया। टीसी ने जैसा कहा था उसके कुछ देर बाद ट्रेन ने 3 बार हॉर्न बजाया। टीसी के कहे मुताबिक विराज ने अपनी बोगी की खिड़की बंद कर दी। पूरी ट्रेन में अजीब सा सन्नाटा पसर गया और ट्रेन टनल में प्रवेश कर गई। पापा देखो, बाहर कोई रो रहा है, नैना ने बाहर से किसी के रोने की आवाज़ को सुनकर कहा। विराज ने भी वो आवाज़ सुनी, लेकिन उसने नैना को अपनी गोद में बिठा लिया। पर न जाने उस अंधेरे में नैना कब गोद से नीचे उतर गई और उस खिड़की को खोल दिया, पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब ट्रेन टनल से गुजर गई तो विराज ने देखा उसके सामने एक बेहद गंदी सी शक्ल वाली औरत, जिसके जिस्म में मांस का लोथड़ा भी नहीं था, और वो बेहद ही चिपचिपा सा कोई पदार्थ उस पे से गिर रहा था। वो नैना को अपने सीने से लगाए थे। कौन हो तुम? और मेरी बच्ची को छोड़ो, विराज ने डरते हुए कहा। ये मेरी बच्ची है, तुमको दिखता नहीं? ये सो रही है।
उस औरत ने डरावनी आवाज में विराज से कहा, ये तुम्हारी नहीं मेरी बच्ची है। तभी नैना की आंख खुल गई और उसने बेहद ही मासूमियत के साथ उस औरत को मां कहकर पुकारा। उस औरत की आंख में इस बार आंसू थे और ममता भी। वो औरत देखते ही देखते उस चलती ट्रेन से कूद गई और नैना आके अपने पापा के गले लग गई। कुछ टाइम बाद जब टीसी सब कुछ ठीक चेक करने आया तो विराज ने उसे सब बता दिया और पूछा कि कौन थी वो औरत और आपने टनल के आते ही लाइट खिड़की क्यों बंद करवा दी थी। इस पे टीसी ने कहा कि ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज से कई साल पहले इस ट्रेन के टनल से गुजरने पर लुटेरों ने एक औरत और उसकी 5 साल की बच्ची को इस ट्रेन से उस टनल में फेंक दिया था और तब से लेकर आज तक वो औरत अपनी बच्ची को ढूंढती है। आखिर है तो वो एक माँ ही ना। चलिए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। जब बारिश होती थी तो अक्सर मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि उसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर न पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। नींद की हालत में था कि अचानक मुझे 2 बिल्लियों के जोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चारदीवारी पर दौड़ रही थीं और इतनी भयानक आवाज़ें थीं कि पूछिए मत। उनके रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोशी छा गई। मैं दोबारा नींद की हालत में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ठीक नीचे से आई और मैं उछलकर उठ बैठा। खुद को नॉर्मल करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गुर्राहट अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ मुड़ा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं कभी बाएं तरफ से आने लगी थी, कभी दूर हो जाती और कभी करीब से आने लगती। अचानक तेज डर की लहर मेरे बदन में दौड़ गई। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक काली बिल्ली दीवार पर बैठी लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैं कांपते हुए उसे देखता रहा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नज़र आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल काली बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी तेज थी कि मेरे अम्मी, अब्बू और बड़ा भाई आंगन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां ख़त्म नहीं हुईं। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नज़र आती जो कभी मेरे गर्दन पर दांत गाड़े हुए होती, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता।
फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले गड्ढे होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी अम्मी हर वक्त मुझ पर दुआएं पढ़कर फूंकती। फ़ायदा होता, मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं बैठा पढ़ रहा था, मुझे एकदम डर सा लगा। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तह कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा, मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी अम्मी नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। उसका रंग तांबे जैसा था, आंखें उसकी सर्द और मुंह बहुत बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसे चली जा रही थी। वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डरकर अपनी अम्मी के पास दम करवाने आया था। उस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू बहुत परेशानी में बैठे हुए थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह की घटनाएं मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे लोगों के साथ भी पेश आने लगी। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी की आवाज़ें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे में से खींचकर किसी ने दूर कर दी। जब वो सोई हुई थी, चीज़ें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह। घर का हर मेंबर डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे डरने लगे थे। कॉलेज में दोस्त दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी साइकिल की घंटी खुद ब खुद बजने लगती। हमारे सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुज़ुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे टीचर हैं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारी घटना उनको बताई और वो सुकून से बैठे सुनते रहे। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया। छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखीं। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं हाथ का अंगूठा मेरे माथे के बीच में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थीं। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था, मगर उनका हाथ तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिल दहला देने वाली चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। धीरे धीरे मैं नॉर्मल होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवाकर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आबे हयात यानी अमृत था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कंधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी बुझी आंखें ठीक हो गईं। मैं उठ गया और उनकी हथेली पर सर रखकर रोने लगा। वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। उन्होंने सब घर वालों से कहा, दुआएं पढ़ते रहो, कोई बला करीब नहीं आएगी
और जो आई थी वो मैं बांध कर अपने साथ ले जा रहा हूँ। ऊपर वाला इस घर की हिफाजत करे। फिर वो चले गए। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगीं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।